इजराइल पर बड़ा हमला। नेतन्याहू ने बदला लेने की कसम खाई। अब आगे क्या? बड़ा सवाल, बड़ी चिंता। क्या देश, क्या क्या दुनिया नए युद्ध की ओर? नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो सुबह सवेरे हम खबर लेकर आ रहे हैं वो देर रात घटी घटना की खबर है। देर रात ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला किया है और ये एक साथ 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। इजराइल थर्रा गया है, एक तरह से आप कह सकते हैं। तुरंत अमेरिका में मीटिंग बुलाई गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भरपूर समर्थन का ऐलान कर दिया और ईरान की सेना के साथ अमेरिकी सेना को सहयोग करने के लिए कहा। नेतन्याहू ने कहा कि इसका बदला लिया जाएगा, समय और स्थान हम तय करेंगे। और ईरान में बहुत बड़े जश्न का भी माहौल दिखा। लोग सड़कों पर निकल आए कि इजराइल को जवाब दिया गया है। हमास ने इसकी तारीफ की, प्रशंसा की कि ईरान ने इजराइल को जवाब दिया है। और ईरान ने कहा है कि नसरुल्लाह पर हमले का बदला लेने के लिए ये पहली बड़ी कार्रवाई है। यानी इस जवाब से पता चलता है कि ईरान और भी हमले करने जा रहा है। लेकिन क्या वास्तव में ये युद्ध इसी हमले तक थमेगा या इसका बदला भी लिया जाएगा, जैसा कि नेतन्याहू ने कहा है? और अगर बदले का ये सिलसिला चल पड़ता है तो रूस और यूक्रेन के साथ साथ एक और मोर्चा, बड़ा मोर्चा इजराइल और ईरान का खुल जाएगा। ये मोर्चा अगर खुलता है तो ये कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं रहने वाला है। अब तक ईरान फिलिस्तीन से लड़ रहा था, फिलिस्तीन पर हमले कर रहा था। फिलिस्तीन में ज्यादतियां भी हुई, जरूरत से ज्यादा हमले किए गए और इसकी प्रतिक्रिया में लेबनान, सीरिया, तमाम देशों से भी कुछ न कुछ चीजें होती रही। और अब इजराइल लगातार लेबनान से लेके सीरिया तक हमला कर रहा है और इसके जवाब में ईरान ने ये हमला किया है, ऐसा स्वयं ईरान का कहना है। तो बड़ा प्रश्न यही है कि क्या दुनिया एक बार फिर एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? ये बड़ा सवाल अब बनकर पैदा हो गया है। और ये सवाल इतना बड़ा है कि अगर युद्ध होता है तो इससे दुनिया का कोई भी देश अछूता नहीं रहेगा। अभी ही इस हमले के बाद ईरान में और युद्धग्रस्त इलाकों में कहें तो भारत के करीब 35-36 हजार लोग फंस गए हैं, ऐसी खबर आ रही है। ईरान ने देर रात इजराइल की ओर सैकड़ों मिसाइलें दागी हैं, 180 से ज्यादा। और कुछ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ इजरायली क्षेत्रों में गिरी हैं और कुछ नहीं भी गिरी हैं। लेकिन जो विजुअल्स हैं वो बताते हैं कि ये हमला कितना जोरदार है। आप देखिए। एक बार फिर देखिए। دقائق أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق صواريخ باليستية من داخل إيران، والآن تدوي صافرات الإنذار في منطقة ديمونة أصوات انفجارات في القدس. نسمع معك الأصوات. دفاعات جوية تنطلق في القدس.
إذن أصوات انفجارات في القدس، لكن لم تدوي حتى الآن صافرات الإنذار في القدس. صافرات إنذار في بئر السبع في أكثر من موقع. على أرض الواقع صافرات الإنذار تدوي في عشرات المواقع في إسرائيل، في منطقة أريئيل في الضفة الغربية. سمعنا أصوات انفجارات في هذه المنطقة، وتصلنا إشارات من شهود عيان من دوي انفجارات في مواقع مختلفة حتى في هناك إسرائيل. حديث أحمد عن صفارات إنذار أماكن تدوي دوي الآن صافرات في الإنذار ديمونا ومحيطها كذلك. بالفعل صافرات إنذار في ديمونا، صافرات إنذار. ये जो दृश्य हमने दिखाए, नमस्कार, एक बार आपका स्वागत है। हरिशंकर जोशी जी, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, आप जुड़ चुके हैं और हम चर्चा कर रहे हैं बीती रात इजराइल पर हुए हमले की। अब तक इजराइल लगातार हमले कर रहा था और अब पहली बार इतने बड़े स्तर पर ईरान ने हमला किया है। और इस बाबत हम बता दें, ये हमला बड़ा हमला है और एक साथ 180-81 मिसाइलें दागी गई हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन ये है कि जो फौरी प्रतिक्रिया है कि देखिए, इस साल इजराइल पर ईरान का ये दूसरा हमला है। ईरान ने इससे पहले भी अप्रैल में ड्रोन और मिसाइल दागे थे, लेकिन तब बातें थम गई थी। और अब चूंकि नेतन्याहू ने कहा है कि हम बदला लेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पूरी तरीके से ईरान के पक्ष में आ गए हैं कि अब क्षमा कीजिए, इजराइल के पक्ष में आ गए हैं कि इजराइल की रक्षा की जाएगी और बदला लेने का हक है इजराइल को। और लेकिन इस हमले में कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी बहुत मिल नहीं पाई है। ईरान का दावा है कि बहुत नुकसान हुआ है। इजराइल की ओर से कहा जा रहा है कि हमने बहुत सारे हमलों को नाकाम कर दिया है। और ये भी है कि इजराइल ने इसका वीडियो भी डाला है जिसमें ये बताया है कि हमले की चपेट में एक फिलिस्तीनी मारा गया है। ये तो प्रोवोकिंग बात ही हो सकती है कि ईरान हमला करे और एक फिलिस्तीनी मारा जाए और इजराइल का कुछ ना हो, लेकिन ये युद्ध नीति होती है। इसमें खबरें भी सेंसर होकर आती हैं, जो खबर आती है किस रूप में आती है वो भी समझना जरूरी होता है। और अप्रैल में जो ईरान ने हमला किया था 5 महीना पहले, 110 बैलिस्टिक मिसाइल और 30 क्रूज मिसाइलों से हमला किया था, वो भी बड़ा हमला था। और अभी जो हमले हुए हैं ये भी हमला 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं, तो ये कोई छोटा हमला नहीं है। तो ये बात जो कही जा रही है ईरान के की ओर से, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, उसने एक बयान जारी किया है। उसका कहना है कि सेना ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है और 90% जो है प्रोजेक्टाइल्स सटीक निशाने पर लगे हैं। यानी आप देखेंगे कि इससे पहले भी ईरान पर हमले हुए, ईरान ने हमले किए थे, इवन सीरिया और लेबनान की तरफ से भी इजराइल पर हमले हुए थे। लेकिन इजराइल का डिफेंस जो है, डिफेंस बड़ा स्ट्रांग है। जब हमला होता है तो उन हमलों को वो नाकाम भी कर देती है। तो इस बार इंडियन इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर का दावा है, IRGC का दावा है कि 90% प्रोजेक्टाइल्स यानी कि मिसाइल या ड्रोन सीधे सटीक निशाने पर लगे हैं और इजराइल में ये 90% सक्सेसफुल अटैक है। और वहीं दावा किया जा रहा है इजरायली सेना की ओर से कि बड़ी संख्या में ईरान से की तरफ से जो मिसाइलें दागी जा रही थी उसको नष्ट कर दिया गया। दावे जो भी हो, लेकिन ये हमला बहुत बड़ा है। और जो तस्वीरों में हमने दिखाया, ये तस्वीरें बताती हैं कि हमला सक्सेसफुल भी है, यानी इजराइल पर हमला हुआ और एक तरह से बड़ा हमला हुआ। आप जो बयान IRGC ने
इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने जारी किया है। उसने कहा है कि एक टॉप कमांडर और ईरान समर्थित मिलिशिया गुटों के नेताओं की हत्या के जवाब में यह हमला किया गया है। यानी नसरुल्लाह की पर जो हमला हुआ था बीते दिनों, उसके जवाब में यह हमला किया गया है। ये बात साफ तौर पर ईरान जो है स्वीकार कर रहा है। और IRGC के बयान में हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह और पिछले एक हफ्ते पहले बेरूत में जो अब्बास निलफोरशन की मौत हुई थी, वो भी IRGC के कमांडर रहे, उसकी मौत का जिक्र किया गया है और उसका बदला लेने की बात कही गई है। तो इस तरीके से ये हमला जो है बहुत बड़ा हमला, और हम आपको विजुअल भी थोड़ा एक बार फिर से दिखाते हैं ये हमला कितना खतरनाक हमला है। देखिए छूती हुई छूता हुआ हमला। ये हम इसको म्यूट करते हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे आसमान में मिसाइल ही मिसाइल नजर आ रहे हैं और एक भगदड़ सी मची हुई है। हालांकि 3 तस्वीरों को जोड़ा गया है, लेकिन हर एक तस्वीर जो है वही है, समान है, एक समान है। पूरा आसमान मिसाइलों से पट गया है। एक साथ 180 या 200 के करीब जो हमले हुए हैं, उसके बाद का सड़क का ये नज़ारा है। और ये नज़ारा बताता है कि इजराइल का जो बचाव सिस्टम है, रक्षा सिस्टम है, वो भी फेल कर गया। ये इजराइल का रक्षा सिस्टम को भेदते हुए ये हमला हुआ है। और आप देखेंगे एक और दृश्य, एक साथ रात में हमले हो रहे हैं, रात के अंधेरे में देर रात एक साथ हमले चौंकाते हुए इजराइल की धरती पर ईरान की ओर से। अब मैं सीधे आना चाहता हूं आपके पास जोशी जी, ये हमला ऐसे तो इजराइल में और पास पड़ोस के देशों में जो हमले होते रहे हैं, आमतौर पर हम ऐसी खबर को नहीं कवर करते, लेकिन आज इस खबर को हमने इसलिए कवर किया है कि ये हमें बड़े युद्ध की आहट दिख रही है। और जब दुनिया में कोई युद्ध होता है तो उसका असर पूरी दुनिया में पड़ता है, कोई देश इससे अछूता नहीं रह जाता। आज भी युद्धग्रस्त इलाकों में हजारों भारतीय फंसे हुए हैं। युद्ध होगा तो तेल के भी दाम बढ़ेंगे और दूसरी चीजें होंगी, कारोबार पर असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। और इसके अलावा युद्ध एक कुर्बानी भी मांगता है। अगर युद्ध होता है तो भारत को भी अपना एक स्टैंड रखना पड़ता है। हालांकि रूस और यूक्रेन के मामले में भारत तटस्थ रहा, इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में भी जो भारत एक समान रूप से नजरिया रखता रहा है। लेकिन अमेरिका जिस तरीके से इजराइल के साथ खड़ा है और अमेरिका के साथ भारत की जिस तरह से दोस्ती रही है, क्या भारत इस हमले से तटस्थ रह पाएगा? इस युद्ध से, अगर युद्ध हुआ तो हमला नहीं, युद्ध अगर होता है तो इससे तटस्थ रह पाएगा? इस तरह के तमाम सवालों की झड़ियां हैं, लोगों की उत्सुकता है। लेकिन हम तो चाहेंगे कि शांति के लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े वो चुकाया जाना चाहिए। युद्ध सबसे खतरनाक होता है, मानवता का दुश्मन होता है। युद्ध को रोका जाना चाहिए। जी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। बात यह है कि ये युद्ध कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, वो मानवता के लिए खतरनाक होता है, मानवता को शर्मसार करता है। हम पिछले दिनों से देख रहे हैं कि जिस तरीके से इजराइल ने आक्रामक तरीके से गाजा पट्टी पर हमला किया है और वहां की सिविल आबादी में बम बरसाए हैं, और जिस तरीके से उनको नेस्तनाबूद किया है, वहां पर मतलब अस्पतालों पर निशाने लगाए हैं, ये सब निंदनीय कृत्य थे इजराइल के।
लेकिन दुनिया के तमाम देशों ने इस पर खामोशी साध ली। और अमेरिका जो है वो चूंकि हथियारों का बड़ा सौदागर है, तो अमेरिका और रूस के लिए तो यही सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि दुनिया भर में युद्ध चलते रहे और उनके हथियार बिकते रहे, उनके हथियारों का कारोबार बढ़ता रहे, उनकी इकोनॉमी उसमें छिपी हुई है। तो ये लेकिन मानवता को शर्मसार करने वाले ऐसे हमलों की सदैव निंदा की जानी चाहिए, चाहे वो इजराइल गाजा पर करता है या ईरान इजराइल पर करता है। मैं दोनों मतलब हमले निंदनीय है, लेकिन इजराइल जिस तरीके से बढ़ रहा है और जिस तरीके से उसके ढेर खुल रहे हैं और जिस तरीके से अमेरिका खुलेआम उसका समर्थन कर रहा है और उसको प्रोत्साहित कर रहा है, एक तरह से ये समर्थन जो है इजराइल को प्रोत्साहित कर रहा है, वो बहुत दुनिया भर के लिए खतरनाक है। और हमें लगता है कि ऐसा ना हो कि ये हम एक और विश्व युद्ध की तरफ बढ़ चुके हैं। और आप देखिए प्रेम जी, 5% जो भाव हैं ऑयल के वो बढ़ चुके हैं एक रात में। मतलब अभी 24 घंटे नहीं बीते हैं, 5% क्रूड ऑयल के भाव बढ़ चुके हैं और ईरान सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है। ये बात, और ईरान के भारत से अच्छे रिश्ते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो रिश्ते खराब रहे हैं ईरान। लेकिन इधर इजराइल के साथ जो हमदर्दी देखी गई है भारत की, इजराइल के कृत्यों को जिस तरीके से वो अपने राजनीति और वोटों की फसल उगाने के लिए जिस तरह से उसकी प्रशंसा की गई है या उसका समर्थन किया गया है या अप्रत्यक्ष रूप से प्रशंसा की गई है या उसकी सीधे तौर पर निंदा नहीं की गई है, ये बहुत खतरनाक है। और इसमें ऐसा नहीं है कि ईरान भुगतेगा, उसमें भारत भी भुगतेगा। प्रेम जी, अगर दुनिया भुगतेगी उसे, तेल के दाम दुनिया भर में बढ़ेंगे तो उसका असर जो है वो नेतन्याहू पर नहीं आएगा, वो असर प्रेम कुमार पर और हरि जोशी पर आएगा, वो असर बाकी सब लोगों पर आएगा, वो असर रुद्रा पर भी आएगा और वो असर आलोक कुमार पर भी आएगा, वो असर सब पर आएगा, वो फुकरा बॉय पर भी आएगा, हम सब पर आएगा। तो ये चीजें जो हैं हमको सोचनी चाहिए कि हम अपना कोई भी स्टैंड लें, उसमें मानवता सर्वोपरि हो। ये गांधी का देश है और शांति प्रिय लोग हैं, शांति चाहते हैं, दुनिया में शांति की पहल भारत को। आप शांति की बात कर रहे हैं जोशी जी, आज महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, आज लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है और आप जानते हैं बापू दुनिया भर में शांति, सत्य और अहिंसा के लिए जाने जाते रहे। लेकिन आज सुबह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया में मची अशांति की, युद्ध की, और ऐसे युद्ध की जो कभी भी विश्व युद्ध में बदल सकता है। क्योंकि हम जान रहे हैं, हमारे दर्शक भी लिख रहे हैं कि रूस भी इस हमले में जुड़ा हुआ है। रूस के नेता ने, पुतिन ने बात की थी ईरान के प्रमुख से, इसी तरह से लेबनान के प्रमुख से, और इसके बाद ये हमला हुआ है। तो रूस कहीं नाटो देशों के विरुद्ध एक लामबंदी का अवसर तो नहीं देख रहा है, क्योंकि ये नाटो के ही देश हैं जिन्होंने यूक्रेन को भड़काया, यूक्रेन को नाटो में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया, अब तो वो शामिल भी हो गया है। तो इससे रूस को खतरा लगा था कि जब नाटो के देश हमारे ठीक बॉर्डर पर आ जाएंगे तो ये हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। रूस चेतावनी दे रहा था यूक्रेन को कि तुम नाटो का सदस्य मत बनो, लेकिन यूक्रेन ने कहा कि हमारी मर्जी, और नतीजा हुआ कि एक युद्ध सामने छिड़ गया। और यहाँ भी इजराइल के समर्थन में जिस तरीके से अमेरिका उठ खड़ा हुआ है और लगातार हथियारों की सप्लाई का तो अमेरिका से ही होती है। अमेरिका का तो पूरा सिस्टम जो है, दुनिया में हथियार बेचो और दो देशों के लड़ाओ, इसी हिसाब से है, हथियार बेचता है वो।
तो इजराइल भी हथियार खरीदता है। हालांकि इजराइल का भी अपना एक हथियार का रक्षा सिस्टम है, भारत इजराइल से हथियार लेता है, टेक्नोलॉजी लेता है, ये सारी चीजें हैं। मगर अभी जिस तरीके से हमले हुए, एक बात इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि अपने देश में लोग हमले को के पक्ष और विपक्ष में खड़े ना हो, हमले की एक सुर से निंदा हो, चाहे नसरुल्लाह मारा जाए, चाहे नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान अटैक करे, हम दोनों ही घटनाओं की निंदा करते हैं, दोनों ही घटना पर जश्न मनाने का वालों का साथ नहीं दे सकते। चाहे नसरुल्लाह के मारे जाने का जश्न हो, चाहे ईरान का इजराइल पर अटैक और उस पर होने वाला जश्न हो, इन दोनों तरह के जश्न को हम नकारते हैं, उसमें शामिल नहीं होते हैं, उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। ये एक स्टैंड रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि नसरुल्लाह मारा जाए तो जो जश्न मना रहे हैं, एक तो जश्न मनाया नहीं जाना चाहिए, और कोई जश्न मना रहे हैं तो उसमें हम शामिल हो जाएं या उसकी निंदा करें, या अपने ही देश में नागरिक दो हिस्सों में बंट करके लड़े, या ऐसी प्रतिक्रिया अभी जो ईरान से हमला हुआ है इजराइल पर। हम भारत के लोग आपस में ईरान और इजराइल की लड़ाई में या फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई में सिर्फ मानवता का पक्ष सामने रखें। ह्यूमैनिटी की रक्षा कैसे होगी? इजराइल पर हमला हुआ था, हमास का बहुत खतरनाक हमला था, वो हमला नहीं होना चाहिए था, वो प्रोवोकेटिव था, लेकिन इजराइल ने प्रोवोक होकर के जो सीरीज में 1 साल से ज्यादा समय तक इस तरह से हमला किया है कि वहां की आबादी को खदेड़ दिया है, वहां मानवता का नंगा नाच हुआ है, ये बदला भी कोई बदला नहीं था, ये मानवता पर अट्ठास करना था, क्रूरता थी। और इस सोच के साथ ही हमें युद्ध को देखना पड़ेगा, इस सोच के साथ ही हमें शांति की तलाश करनी होगी, इस सोच के साथ ही भारत की सरकार को भी एक्शन में रहना होगा। आप क्या कहेंगे जोशी जी? नहीं, निश्चित तौर पर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रेम जी। ये खतरा जो है मानवता पर है, समूची मानवता पर है। और भारत जो है वो बुद्ध का देश है, गांधी का देश है। हमने दुनिया को अहिंसा और शांति का संदेश दिया है, और हमारी मान्यता है अगर हम किसी एक पक्ष में खड़े हो जाते हैं, वो चाहे ईरान का पक्ष हो या हिजबुल्लाह का पक्ष हो या वो इजराइल का पक्ष हो, ये हमें शोभा नहीं देता है, और ये हमारी नीतियों के भी खिलाफ है, ये मानवता के भी खिलाफ है। प्रेम जी, आप अमेरिका को देखिए, जिस तरीके से उसने सहायता करने का वायदा किया है और वो साथ खड़ा हुआ है। देखा जाए तो अमेरिका युद्ध कर रहा है इजराइल के साथ मिलकर, तो ये ऐसी स्थितियों में रूस चुप नहीं बैठेगा। रूस भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष तौर पर, अभी वो भले ही अप्रत्यक्ष तौर पर हो, लेकिन वो प्रत्यक्ष तौर पर भी सामने आएगा। और ये पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरे की घंटी है। मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि जिस दिन गाजा के अस्पतालों पर हमला किया गया था, जब वहां के लोगों पर बम बरसाए गए थे, जब वहां नागरिकों पर निशाना बनाया गया था और ये कहा था कि इसके नीचे बंकर बना रखे हैं आतंकवादियों ने रिहायशी बिल्डिंगों के नीचे, इसलिए इनका नष्ट होना जरूरी है। तो ये सर देखिए बहानेबाजी है, और इसी तरीके से ये चीजें बढ़ती जाती हैं। युद्ध का कोई कभी भी किसी भी युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता है, मानवता नष्ट होती है। मोहब्बत एक ऐसी चीज है, संधि एक ऐसी चीज है जिससे चीजों के हल निकलते हैं। एक टेबल पर बैठकर दोनों को बातें करनी चाहिए, और अमेरिका को जो भूमिका निभानी चाहिए वो भूमिका ये होनी चाहिए कि वो कहे कि भाई ईरान और इजराइल एक टेबल पर बैठकर और साथ में हम बैठते हैं, संयुक्त राष्ट्र में बैठते हैं। ये सारी चीजें होनी चाहिए, और मध्यस्थता होनी चाहिए, शांति वार्ता होनी चाहिए, युद्ध विराम होना चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन अमेरिका जो है वो ऐसा करना नहीं चाहता है, क्योंकि उसके लिए तो ऐसा है जैसे ये सुअवसर मिला हो।
ये सब नसरुल्लाह का मारा जाना भी उसके लिए एक सुअवसर है, क्योंकि जितना युद्ध होगा, जितने हथियार चलेंगे, वो उतने ही इन दोनों हथियार बनाने वाले मुल्कों, चाहे वो अमेरिका हो या रूस हो, उनकी बिक्री बढ़ेगी। ये लोग, मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं, ये मौत की सौदागरी है। हथियारों का मानवता के उत्थान में कोई काम नहीं है। इसको जोशी जी प्रतिक्रिया लेते हैं। आलोक कुमार लिखते हैं, इजराइल पर दागी गई रॉकेट की संख्या की जानकारी दी गई है, इसका कोई जानकारी नहीं मेरे पास, लेकिन एक चीज की जानकारी है कि अमेरिका ने चेतावनी दी थी। इस मिसाइल अटैक जॉर्डन ने बयान जारी करके कहा जरूर है। निश्चित रूप से खबर आई थी कि अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि ईरान हमले की तैयारी कर रहा है, और इस चेतावनी के बाद ये हमले हुए हैं। सबको मालूम था कि ये हमला हो सकता है, इजराइल को निश्चित रूप से पता होगा। इसके बावजूद ये हमला अगर इजराइल के दावे के हिसाब से 90% सफल है, तो इसका मतलब ये है कि इजराइल नहीं, ईरान के दावे के हिसाब से इसका मतलब है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में ईरान कामयाब रहा। और जो शेखी बघारी जाती थी कि हमारे पास ऐसा सिस्टम है कि कोई हमें हमला करे तो हम उसको वापस कर सकते हैं, उस हमले को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, वो कोई दावा ठहरता नहीं है। जब युद्ध होता है तो सबके पास कुछ न कुछ आक्रामक सुपरसोनिक मिसाइल जैसी चीजें होती हैं कि एक को रूस का समर्थन है, ये रूस का हथियार है जो ईरान के पास है और ईरान ने उससे अटैक किया है, और किसी के पास अमेरिका का होता है, किसी का इजराइल का तो अपना भी होता है, मगर फिर भी ये हमले सक्सेसफुल होते हैं। और हमला के सक्सेसफुल होने का मतलब क्या है? हमला के सक्सेसफुल होने का मतलब होता है बम फूटना। आप जरा सोच के देखिए, कल्पना करिए, हमें थोड़ी छींक आ जाती है तो हम दवा खोजने लगते हैं, खरोंच आ जाती है इलाज खोजने लगते हैं, और कितने शिद्दत के साथ अपने घर परिवार के लोग जब कोई बीमार भी होते हैं, चोट भी लगती है, दुर्घटना भी होती है, तो उसकी सेहत के लिए हम चिंता करते हैं और प्रयास करते हैं उसको ठीक करने का। और ये युद्ध है जो बम मार करके हम घायल करते हैं इंसान को। आप सोचिए कि कितना बड़ा दर्द हम ये युद्ध के नाम पर देते हैं और इस युद्ध को सही भी ठहराते हैं। आप देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया था जापान पर, परमाणु बम गिरा दिया था। ये परमाणु बम गिराने का फैसला कितना क्रूर रहा होगा आप समझिए। तो उन्होंने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए जरूरी था। अरे युद्ध तो खत्म होने के कगार पर था, जर्मनी हार रहा था, जापान हार रहा था, इटली हार रहा था, इनकी युति हार रही थी, और इसको हराने में सोवियत संघ की सेनाओं ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। जब एक निर्णायक मोड़ पर युद्ध था, मतलब एकदम जीत हो चुकी थी करीब करीब, तो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए कि ये युद्ध हमने जीता है, हमारे कारण जीता गया, अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया। उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? आने वाली कई पीढ़ियां विकलांग पैदा होती रही जापान में। भाई उन पीढ़ियों का क्या कसूर था? भाई पानी जो है वो परमाणुविक हमले के कारण ऐसा हो गया था कि हाथ पानी में डालने से हाथ गल जाता था, ये हालात थे। तो ऐसे अमानवीय हथियारों का इस्तेमाल, अब तो बहुत केमिकल हथियार आ गए हैं, उन हथियारों से युद्ध लड़ा जाएगा तो दुनिया बचेगी कैसे? और जब युद्ध की बात हो रही है जोशी जी, आपको याद होगा इराक पर अमेरिका ने हमला किया था। सद्दाम हुसैन पर इल्जाम लगाए गए थे कि रासायनिक हथियारों का जखीरा खड़ा कर रहा है। हमारे पास सबूत है, और वो सबूत अमेरिका कभी दे नहीं पाया कि इराक ने कभी रासायनिक हथियारों का जखीरा खड़ा किया। इस बात को कबूल किया अमेरिका ने बहुत सालों के बाद कि नहीं, इराक ने ऐसा कुछ नहीं किया था। फिर भी इस झूठ के आधार पर इराक पर हमला थोपा गया, सद्दाम हुसैन को खलनायक बनाया गया,
हमारे बहुत सारे दर्शक कह रहे हैं खबर की बात, इसकी जो खबर हम तक आती है सेंसर होकर आती है। बिल्कुल, युद्ध के समय में खबरों पर शक्तिशाली देश का कब्जा हो जाता है। वो जैसा स्प्रेड करना चाहते हैं वैसी खबर आती है। और हम जानते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, बीबीसी वेबसाइट पढ़ते हैं या अमेरिका का CNN पढ़ते हैं या देखते हैं, ये सेंसर होकर के आती है। ये नाटो देश के विचारों को हमारे सामने रखती है, उसके दावों को हमारे सामने रखती है, वो जो झूठ फैलाना चाहते हैं उसको रखती हैं। इसके अलावा और बहुत सारे देशों में भी ऐसा होता है। यही चीज दूसरे तरफ भी होता है, जो गैर नाटो देश है, सोवियत संघ है, वो भी सेंसरशिप करता है और अपने यहाँ घटी परमाणु घटना को भी महीनों सालों तक ढक करके रख देता है। दुनिया को पता नहीं चलता है, बाद में पता चलता है कि कोई परमाणु घटना वहां घटी। यह खबर का महत्व है। तो खबरों को हम आंख कान नाक सब कुछ खोल करके देखें, समझने का प्रयास करें, अपनी दृष्टि लगाएं। खबर जो आ रही है उसको हूबहू मानने की जरूरत नहीं है। जो दृश्य दिख रहे हैं वो सेंसर होकर के आ रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया में कुछ दृश्य इधर उधर से भी आ जाते हैं तो कुछ बातें पता चलती हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस युद्ध में सब दिक्कत में भारत ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। इजराइल के दूतावास में, भारत में जो भारत का दूतावास है वहां से एडवाइजरी जारी की गई है और सबको सचेत रहने और घर में बने रहने, बंकरों में छिपने, इस तरह से अपनी सुरक्षा खुद करने और संपर्क में रहने के एक दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो ये अटैक जो हुआ है, जोशी जी कुछ और प्रतिक्रिया लेते हैं। फुकरा बॉय लिख रहे हैं, आरएसएस बीजेपी की कट्टर हिंदुत्ववादी विचारधारा है कि इजराइल के लिए पूरे अरब देशों से अपने संबंध खराब करना चाहता है। ये भारत की नहीं, आरएसएस हिंदुत्व जियोनिस्ट का विचार है। आगे होशियार सिंह लिख रहे हैं, व्हाट न्यू यू आर टेलिंग टू अस, कि आपको हम नया क्या बता रहे हैं। नया होशियार सिंह यही है, होशियार सिंह जी यही नया है कि हम घटनाओं को अपने नजरिए से देखें, हम घटनाओं को हूबहू स्वीकार न करें, हम युद्ध को सही न ठहराएं, मानवता पर हो रहे हमलों को गलत ठहराएं। चाहे नसरुल्लाह पर हमला हो, चाहे ईरान का इजराइल पर हमला हो, हम हमलों का जश्न न मनाएं, हमले कैसे रुके इसकी चिंता करें। ये नया है, ये बैलेंस और मानवता के प्रति बैलेंस दृष्टिकोण होगा। हम किसी देश के को बैलेंस करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम मानवता के साथ खड़े हैं। ये कैसे रुकेगा? ये अमेरिका खड़ा हो जाए इजराइल के साथ, रूस खड़ा हो जाए ईरान के साथ, भारत बोलता रहे हमें शांति चाहिए, हमें शांति चाहिए, और फिर अमेरिका की पिट्ठू भी बना रहे, यह नहीं चलेगा। ये स्वतंत्र नीति अपनानी पड़ेगी, ये हम कह रहे हैं। जोशी जी आपका टेक। जी, निश्चित तौर पर ये जो हमला है ये मानवता पर हमला है। ये ईरान ने इजराइल पर हमला किया है और पूरी दुनिया के लिए ये खतरे की घंटी है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इजराइल ने नसरुल्लाह को मारा, वो भी खतरे की घंटी बजाई थी। देखिए, आप किसी को शांति से खुद भी रहें और दूसरे को भी शांति से रहने दें, लेकिन इजराइल का जो चरित्र है वर्तमान में, देखिए उसके साथ में अन्याय हुए, बहुत उसने प्रताड़नाएं सही और उसके बाद वो उभरा। सारी चीजें अपनी जगह हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज इजराइल की निंदा करने का भी वक्त है। और इजराइल की ये नहीं है कि हमारे को इजराइल पेगासिस देता है तो हम उसकी निंदा नहीं करें। इजराइल की स्पष्ट तौर पर निंदा होनी चाहिए कि भाई तुम उकसाने की कार्रवाई क्यों करते हो। ईरान ने अगर किया है, ईरान इतने दिनों से चुप बैठा हुआ था, अब ईरान के अस्तित्व पर भी खतरा आ जाएगा तो ईरान क्या करेगा। ईरान पर जब गाजा पट्टी को जिस तरह से ध्वस्त किया गया, जिस तरीके से वहां लाखों लोग तबाह हुए, जिस तरह से वो पूरा एक जगह बर्बाद हो गई, तो आप समझिए कि इसका हम कहां जाकर रुकेंगे इन हमलों के बाद। ये हमले, अभी इसमें ईरान कूदा है, अभी इसमें कोई और भी कूदेगा, तीसरा भी कूदेगा, चौथा भी कूदेगा, तो ये विश्व युद्ध बन जाएगा ना। तो ये इस विश्व युद्ध को रोकने के लिए हम सिर्फ इस बात के लिए खुश होते रहे
कि देखो इजराइल ने मुसलमानों के होश ठिकाने लगा दिए। ये सोच अपने कुर्सी को बचाने के लिए, अपने वोटों को साधने के लिए, अपने नए अंधभक्त तैयार करने के लिए बेहतर हो सकती है, आपके हित में हो सकती है, आपको पेगासिस भी मिल सकता है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि हर आदमी इस देश का और दुनिया के देशों का हर व्यक्ति इसकी कीमत चुकाएगा कहीं ना कहीं। युद्ध होता है तो महंगाई 7वें आसमान पर जाती है। 5% एक रात में क्रूड के ऑयल बढ़ गए हैं, प्राइस बढ़ गए हैं। तो अगर ये चीजें प्रेम जी जारी रहेंगी, इस पर रोक न लगाई जाएगी। अब क्या कहा है इजराइल ने कि वक्त हम चुनेंगे। आप देखिए, इसका जवाब दिया जाएगा। और नेतन्याहू अपने देश में बहुत अलोकप्रिय हो चुके हैं। ये वहां की मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं। वो लोकप्रिय शासक नहीं है इजराइल में। देखिए, इजराइल की जनता को ठीक है, वो उन्होंने कितनी भी तरक्की कर ली हो सामरिक दृष्टि से और दूसरी दृष्टि से, लेकिन आदमी खुश कब होता है? आदमी खुश होता है जब वो शांति के साथ रहता है, अमन के साथ रहता है, भाईचारे के साथ रहता है, प्रेम के साथ रहता है। तो प्रेम शब्द को, भाईचारे के शब्द को, अमन को, इन शांति को इजराइल ने अपनी डिक्शनरी से मिटा दिया है। और इसका सबसे बड़ा दोषी जो है वो इजराइल के साथ अमेरिका भी है। देखिए, जिस तरह से यूक्रेन और रूस का वार हुआ, उसके पीछे कौन था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की क्या भूमिका है? नाटो क्या है? आप देखिए, इन सब चीजों को बहुत ठंडे दिमाग से विचार करने की जरूरत है कि मानवता को किस तरह से बचाया जाए। भारत को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। वो हालांकि अभी तक का जो स्टैंड है वो बड़ा गोलमोल है। उन्होंने कहा है कि ये मैच भारत जीतेगा या पाकिस्तान, वरना मैच ड्रॉ रहेगा, कि युद्ध नहीं होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, उसे भी मर्यादा में रहना चाहिए, उसे भी मर्यादा में रहना चाहिए। ये सब बातें जो हैं स्पष्ट तौर पर एक बार हमको निंदा करनी पड़ेगी। और इजराइल ने, भले ही इजराइल कह रहा है कि मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने ये कर दिया, हमने हवा में मार दी मिसाइलें, लेकिन और ये चित्र भी फर्जी हो सकते हैं प्रेम जी, जो आप दिखा रहे हैं वो चित्र भी मान लेते हैं कि वो फर्जी हो सकते हैं, वो एआई से बनाए हुए भी हो सकते हैं, तमाम सारी संभावनाएं। लेकिन ईरान इसी तरीके से कह रहा है कि उसने 20 लड़ाकू हवाई जहाजों को नष्ट कर दिया, उसके रक्षा केंद्रों को नष्ट कर दिया। जी सर, इस चित्र की तस्दीक पूरी दुनिया कर रही है। और ये इजराइल में जो खड़े लोगों ने अपने बालकनी से, अपने अपने जगहों से जो वीडियोस बनाए हैं, टेलीग्राम्स में डाले हैं, ट्विटर पर डाले हैं, ये तस्वीरें अचानक से असत्य नहीं होंगी। ये सरकार के द्वारा दी हुई दिया हुआ, उपलब्ध कराया हुआ चित्र नहीं है। सोशल मीडिया का भी जमाना है, वो भी, इस बात को भी देखा जाए तो ये चित्र सही है, दुनिया तस्दीक कर रही है। हाँ, आप जो बात बोल रहे हैं वो सही है कि इसमें जो एक प्रोपोगेशन होता है, प्रोपोगेट करने वाली बात होती है, उससे जरूर सावधान रहने की जरूरत है। एक सौरभ कुमार जी प्रतिक्रिया लिख रहे हैं, और इससे पहले एक प्रतिक्रिया मोहम्मद आलम लिख रहे थे, वो मैं पढ़ना चाहता हूं। सर, इट्स आयरॉनिकल दैट व्हेन इजराइल अटैक नो वर्ल्ड क्राई, but when Iran attacked, the entire world cry. What is that? When a man kills a tiger, it's a sport, but when a tiger kills a man, it's called misfortune. मोहम्मद आलम जी, जब अभी नसरुल्लाह पर को मारा गया और लेबनान में अटैक करके इजराइल ने मारा था, तो टेलीविजन की डिबेट में था मैं, वहां एंकर चीख करके कह रहा था कि देखो, यही ठोको नीति चाहिए, भारत भी इसी ठोको नीति पर चले, और वो जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी वैसे ही घर में घुसकर मारने की जरूरत है। अमेरिका ने देखो लेबनान में घुसकर नसरुल्लाह को मार डाला। क्या कहेंगे प्रेम जी, आप क्या कहेंगे? भारत को भी ऐसी नीति चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे। तब हमारा जो कहना था वही आज भी कहना है कि देखिए, पहली बात यह है
कि हमारा सर्जिकल स्ट्राइक हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने, भारत ने किया। कोई सेना ने नहीं करता है, भारत करता है। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की। ऐसा नहीं कि भारत की सेना ने अपनी मर्जी से जाके स्ट्राइक कर ली। भारत की सरकार का निर्णय था, वो राजनीतिक निर्णय था, कूटनीतिक निर्णय था, सर्जिकल स्ट्राइक की। हमने एंकर से पूछा कि उस स्ट्राइक के बाद क्या इसी तरह आप तस्वीरें दिखाकर बता पा रही थी कि उस स्ट्राइक के बाद देखो नसरुल्लाह मारा गया, इस स्ट्राइक में ये मारा गया, उस स्ट्राइक में वो मारा गया। ये सारे परिणाम जो आज दिखाया जा रहा है, ये परिणाम सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हमारी मीडिया क्या दिखा पाया था? नहीं दिखा पाया था, क्योंकि क्या हुआ किसी को आज तक बताया ही नहीं गया। उसमें कोई ये हाफिज सईद मारा गया कि कौन मारा गया, कभी कुछ बताया नहीं गया। चिड़िया मरी कि आतंकी मरे कि आम इंसान मरे, कभी कुछ बताया नहीं गया। सेना ने बयान जारी किया था कि हमारा काम लाशें गिनने का नहीं है। सेना का अपना पक्ष है, सेना थोड़े बताएगा। ये तो भारत सरकार को बताना होगा कि हमने इस कदम से ये अचीव किया। तो सर्जिकल स्ट्राइक से क्या अचीव किया आज तक भारत सरकार ने नहीं बताया। तो हमारी मीडिया जो आज अमेरिका के हम क्षमा कीजिए इजराइल के हमले से लेबनान में नसरुल्लाह मारा जाता है, तो हमारी मीडिया बताती है कि इजराइल ने कैसे हमास के पूरे नेटवर्क को खत्म किया, हिजबुल्लाह के पूरे नेटवर्क को खत्म किया, तबाह कर दिया आतंकी नेटवर्क को। तो वो सबूत होते हैं किसी हद तक जो उपलब्ध कराई गई है सूचना उसके आधार पर। लेकिन जब बताया ही ना जाए तो तब तो लोग पूछेंगे ना हुआ क्या। वही आज तक देश पूछ रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक में हुआ क्या। ये कहा जाता हमने घर में घुस के मारा। अरे पहले तो उसने घर में घुस के मारा ना, पुलवामा हमला किया, उरी हमला किया, पठानकोट हमला किया, उसने पहले घर में घुस के हमें मारा और उसके जवाब में हम कहते हैं हम घर में घुस के। ये पॉलिटिकल जो नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है उसमें जनता फंसती है, और यही नैरेटिव युद्ध के समय में भी होता है। आज इजराइल ने हमला किया तो क्या इसलिए हल्ला नहीं होना चाहिए कि उस समय बोला जाए। मैं यहाँ बताना चाहता हूं मोहम्मद आलम जी को भी कि ठीक है आपने प्रश्न को उल्टा किया, हम या आपके प्रश्न को हम उल्टा कर देते हैं कि जब हमास हमला करता है इजराइल पर तब जो लोग प्रतिक्रिया देते हैं, खुशियां मनाते हैं, तो इजराइल जब हमला करता है तो उसको गम मनाने का क्या अधिकार है? उसी तरीके से आज अगर नसरुल्लाह को इजराइल मारता है तो उस पर लोग खुशियां मनाते हैं, तो जो खुशियां मना रहे थे उसको आज गम मनाने का क्या अधिकार है जब इजराइल पर ईरान हमला कर रहा है? ये बातें, प्रश्न दोनों तरफ से दोनों ओर जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि इस आधार मानवता को रखिए, जनता को रखिए, मानवता नष्ट ना हो। कौन मानवता को खत्म कर रहा है? विवाद एक से बढ़कर एक हो सकते हैं। इजराइल को हमने रहने दिया, वो पसरता पसरता हमें ही बेदखल कर गया, ये सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन इजराइल को आपने रहने दिया तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को स्वीकार करने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और अब इतिहास का जो पहिया है उसको उल्टा नहीं किया जा सकता। न तो सारे इजरायलियों को भगाया जा सकता है, न तो सारे फिलिस्तीनियों को भगाया जा सकता है। दो राष्ट्र हमें मानने पड़ेंगे। अगर दो राष्ट्र नहीं मानेंगे तो सिर्फ इस आधार पर कि फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान और पाकिस्तान और दुनिया भर के मुसलमान एक हो जाए, तो ये धार्मिक आधार पर देश नहीं चलते। धर्म के आधार पर देश चलेंगे तो दूसरे धर्म भी अपने आधार पर देश चलाएंगे, तब सेकुलरिज्म नहीं रहेगा। सेकुलरिज्म को अगर जिंदा बचाना है तो दूसरे देश के मामले को उसी देश में रहने दो, और मानवता के सवाल पर चाहे इजराइल हमला करे, चाहे इजराइल पर हमला हो, हर समय मानवता के सवाल को लेकर खड़ा रहिए। धर्म के आधार पर आपको समर्थन देने का या धर्म के आधार पर विरोध करने का कोई हक नहीं बनता। ह्यूमैनिटी इज द फर्स्ट एंड लास्ट ग्राउंड फॉर दिस पर्पस कि वेदर वी शुड सपोर्ट और अगेंस्ट ऑफ इट। ये हमें एक अपनी नीति तय रखनी पड़ेगी। जी जोशी जी। निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सत्य कहा कि हम धार्मिक आधार पर या
हम किसी दूसरे इस तरह के पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होकर इस तरह के समर्थन और विरोध नहीं कर सकते, ना करना चाहिए। मानवता सर्वोपरि होनी चाहिए। आज हम ईरान का हमले के लिए विरोध करते हैं, लेकिन हमें ये विरोध तब भी करना चाहिए जब इजराइल क्रूरतापूर्वक हमले करता है। देखिए, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि इजराइल जो है वो क्रूरतापूर्वक हमले करता है, और जिस क्रूरता के साथ में इजराइल हमले करता है, उसी क्रूरता के साथ में उसे जवाब भी मिलता है। ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। दोनों क्रूर हो रहे हैं। इस क्रूरता का समापन कैसे होगा, ये क्रूरता कैसे रुकेगी, इसमें अमेरिका को, रूस को, बड़े देशों को, मैं तो कहता हूं चाइना को भी ये समझना चाहिए कि अपनी सिर्फ व्यापार के लिए, अपने कारोबार के लिए हम समूची मानवता को युद्ध की विभीषिका में ना सौंपें, उनको मौत के मुंह में न डालें, और एक हम सब लोग मिलकर एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जिसमें जिसमें इंसानियत हो, इंसानियत के साथ मोहब्बत हो, मोहब्बत के साथ में उन्नति हो, हर व्यक्ति उन्नति करे, हर समाज उन्नति करे, खुशहाली हो। तो हम एक दूसरे के प्रति हाथ बढ़ाएं, लेकिन हम एक दूसरे को गोले मार रहे हैं। हम एक दूसरे पर, अगर कल ये परमाणु, देखिए एक प्रतिक्रिया है। जोशी जी, प्रमोद बांकर जी ने एक लाइन लिखा है सर, बहुत महत्वपूर्ण बात है। यूएनओ की हैसियत बची है या खत्म हो गई है? खत्म हो गई है, नहीं बची है। बिल्कुल बिल्कुल। हम इस पर ये कहना चाहते हैं, जब नेतन्याहू यूएन की बैठक में जाते हैं और वहीं पर रहते हुए वो लेबनान में हमला करने का हुक्म देते हैं, तो यूएन की क्या औकात रह गई, क्या हैसियत रह गई? यूएन को तुरंत भंग कर देना चाहिए अपने आप को। हम कोई युद्ध रोक नहीं पाते, बेमतलब का यूएन बने हुए हैं। ये इस यूनाइटेड नेशंस का क्या काम, जब आप युद्ध ही नहीं रोक पाते हैं? आपकी बैठक में आया हुआ व्यक्ति वहीं बैठ करके युद्ध के लिए निर्णय ले रहा है, हमले करा रहा है, और आप बैठे हुए हैं। तो ये इस यूएन की साख खत्म हो गई है। इस यूएनओ को खत्म कर देना ही बेहतर होगा। ये प्रमोद बांकर जी की बात से ध्वनि निकल रही है। और जोशी जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी सर, बात यही है कि हर हाल में इस युद्ध को यहीं विराम दिया जाना चाहिए, ये रुकना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इजराइल बहुत शक्तिशाली है और ईरान बहुत कमजोर है। ना कोई कमजोर होता है, ना कोई शक्तिशाली होता है। ये मौके की बात होती है। इजराइल को भी नहीं भूलना चाहिए कि उसने जो बोया है वो उसे काटना पड़ेगा, और जो ईरान बो रहा है वो भी उसे काटना पड़ेगा। तो हम अगर कैक्टस की फसल लगाएंगे तो हमें काटना वही पड़ेगा। अगर हम वहां पर कोई लहराती हुई फूलों की, सूरजमुखी की, अनाज की कोई दूसरी फसल लगाएंगे, प्रेम की फसल लगाएंगे, मोहब्बत की फसल लगाएंगे, तो हमें मोहब्बत मिलेगी। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और वैसी ही होती है जैसे आप देते हैं दूसरे को। तो आप अगर दूसरे से प्रेम चाहते हैं तो आप उससे प्रेम करिए। आप गाजा के लोगों से भी प्रेम करिए, आप इजराइल के लोगों से भी प्रेम करिए। नागरिकों का कहीं पर कोई दोष नहीं है, लेकिन ये जो सत्ताएं हैं अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए और ये अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, तख्त पर काबिज रहने के लिए, पदों पर बने रहने के लिए ये इस तरह के भ्रम फैलाती हैं, इस तरह के नरेशन गढ़ती हैं कि हम देखिए इजराइल 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 हम लोग, हमारे मुल्क में चिल्लाया जा रहा है, और हम बड़े खुश होते हैं कि साहब हम गए और बाइडन ने हमें गले लगा लिया। बाइडन हो या ट्रंप हो, ये लोग कारोबारी देश के लोग हैं। ये किसी को निहायती गले नहीं लगा लेते बिना मतलब के। ये लोग बहुत मतलबखोर लोग हैं। हम सब लोगों को ये समझना चाहिए और आसानी से हमको ये बात समझ लेनी चाहिए। तो
यही मैं कहना चाहूंगा सर, ये युद्ध आगे बढ़ेगा तो नुकसान पूरी मानवता का होगा। नुकसान उसमें ऐसा नहीं है कि दूसरे का घर जलेगा तो तपिश हमारे यहाँ नहीं आएगी। उसकी 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 आग की जो लपटें हैं वो बहुत तेजी के साथ फैलेंगी और पूरी दुनिया में फैलेंगी, और कम से कम लपटें नहीं फैलेंगी तो उसकी जो तपिश है, उसकी जो गर्मी है, वो पूरे मुल्क को, पूरे दुनिया को महसूस करनी होगी। और परमाणु बम है, रासायनिक बम है, ये सब मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सबसे पहले कोई ऐसी पहल होनी चाहिए कि इनको मिलकर एक जगह बैठे, बोले हम अपने नष्ट करते हैं, तुम अपने नष्ट करो। हम ये सब विध्वंसक चीजों को नष्ट करते हैं। ये गांधी का देश है, ये बुद्ध का देश है, तो हमें उस रास्ते पर चलना चाहिए और दुनिया को, हमको ये प्रेरणा देनी चाहिए कि भाई हम इस रास्ते पर चलें। कोई भी युद्ध देखिए जब होता है तो आप पुराने इतिहास से उठा लीजिए, आप अशोक द ग्रेट का, अशोक महान का आप ले लीजिए कि किस तरीके से मतलब वो सर्वशक्तिशाली बनने के बाद भी उसको वितृष्णा हो गई। जापान में जिसने परमाणु बम गिराया था, प्रेम जी, उसका हाल बता दीजिए उसने क्या किया। वो विक्षिप्त हो गया, मेरा ख्याल उसने आत्महत्या कर ली थी, ऐसी मेरी याददाश्त में है। हालांकि मैंने बहुत दिनों से उसे पढ़ा। सही कह रहे हैं जी, सही कह रहे हैं। जिस पायलट ने हमला किया था उसको बहुत अफसोस रहा। उसने जो नज़ारे देखे परमाणु बम विस्फोट के बाद, उसने उसे विक्षिप्त बनाया और बाद में उसने अपनी जान हथ ली। जी, तो ये जो चीजें हमें इतिहास से सबक लेने चाहिए, और किसी की निंदा या प्रशंसा करने से पहले 100 बार ये सोचना चाहिए कि इससे मानवता पर क्या फर्क पड़ेगा। और युद्ध अगर ये आगे बढ़ता है तो उस सब की कीमत प्रेम जी मुझे और आपको चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जी आज रुद्रा बहुत फॉर्म में है, बहुत सवाल कर रहे हैं। रुद्रा लिख रहे हैं कि प्रेम सर, लगता है आपको भी जवाब देना चाहिए जो आर्मी पे सवाल उठा रहे हैं। आर्मी से एक बात क्लियर रखिए, आर्मी हिंदुस्तान की रक्षा विभाग का हिस्सा है, रक्षा मंत्रालय का। मोदी सरकार ने तो ऐसा किया कि आर्मी का जो तीनों सेनाओं का कमांड जो बनाया, कंबाइंड डिफेंस फोर्स का जो अगवा बनाया, वो उसको इवन चीफ सेक्रेटरी से भी नीचे का दर्जा, रक्षा सेक्रेटरी से भी नीचे का दर्जा लाकर रख दिया। पैसा, सुविधा, सेवा। पहले आर्मी चीफ भी जो होता था स्वतंत्र होता था, अब तीनों कमांड का प्रमुख भी रक्षा मंत्रालय के रक्षा सचिव के मातहत है। तो आर्मी से आम जनता बात नहीं करती है। हम जब भी सवाल करते हैं रक्षा मंत्रालय से सवाल करते हैं, लेकिन बीजेपी को यह सूट करता है कि उन सवालों को बोले कि देखो ये आर्मी से पूछ रहा, हमारी देश की सेना से पूछ रहा है। देश की सेना स्वतंत्र रूप से न जनता को जवाब देती है और न जनता सवाल करती है। देश की सेना तो बस एक क्या हुआ उसकी बुलेटिन जारी कर देती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करती। सवाल हमेशा देश सरकार से होता है, देश की सरकार से। और ये बीजेपी की चतुराई है कि उन सवालों को वो सेना से पूछा गया सवाल बता करके अपने आप को शिखंडी की तरह अपना रक्षा करते हैं। वो हिजड़े की तरह रक्षा करते हैं, जवाब नहीं दे पाते तो सेना को सामने में करते हैं कि सेना के खिलाफ में आप बोल रहे हैं। ये सरकार का ये है तरीका है बात करने का, काम करने का। उस पर हम कुछ नहीं और इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते। हाँ जोशी जी देखिए, उस सरकार को सेना की आड़ लेने का, सेना पर सवाल, वो कहती है सेना पर सवाल पूछे जा रहे हैं, राष्ट्र पर के अस्मिता से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं, ये पूछते हैं कि सबूत लाओ। भाषण में कह रहे हैं मोदी जी, लेकिन साहब अग्निवीर बनाने वाले तो आप हैं। सेना के जवानों को आपको क्या हक है? आपने सेना का कितना सम्मान किया है, सैनिकों का कितना सम्मान किया है, उनकी पेंशन तक खा गए हैं आप। आपको सेना की आड़ में अपने को महिमा मंडित करने का या ढाल बनाने का सेना को आपको अधिकार क्या है?
आपने तो सैनिकों को अग्निवीर बना दिया, उनको कहीं का नहीं छोड़ा, पेंशन नहीं छोड़ी उनकी। तो आप ये सब खोखली बातें करते हैं। आपका सिर्फ एक ही काम है, वो ये है कि किसी तरीके से धार्मिक आधार पर, जातिगत आधार पर बंटवारा हो और हम सदियों तक राज करते रहें। लेकिन अब ये चलने एक और वाला सवाल ले लेते हैं आखिर में जल्दी से टिप्पणी करते हुए कि रुद्रा और पूछ रहे थे कि प्रेम सर एक बात बोले, भारत जैसा फ्रीडम और कहाँ नहीं है। और एक और सवाल उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी बेवकूफ जैसा अमेरिका में जाकर भारत के डेमोक्रेसी पे सवाल उठाते हैं। एक बात यह है रुद्रा जी, आप सही कह रहे हैं कि भारत जैसा फ्रीडम कहीं नहीं है, लेकिन फ्रीडम कब से है, किसने दिया? इस देश के संविधान ने हमें ये आजादी दी। किसने बनाया? देश के स्वतंत्रता सेनानी नेताओं ने, जो अग्रिम पंक्ति में रहे और राष्ट्र को संभाला आजादी के बाद। वो उसमें ज्यादातर नेता कांग्रेस से थे। उन्होंने हमें एक संविधान दिया, उन्होंने हमें एक पैटर्न दिया। हम न सोवियत संघ के ग्रुप में रहेंगे, न अमेरिका के ग्रुप में रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, तीसरी दुनिया के देश रहेंगे और हमारे देश में हर तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था रहेगी, राजनीतिक व्यवस्था रहेगी। आज उस व्यवस्था खतरे में है, इसीलिए चिंता करनी पड़ती है। तो आज जो लोग इस व्यवस्था को खतरे में डालते हैं वही पूछते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान बाकी देशों से तो अच्छा है। अरे बाकी देशों से तो अच्छा पहले भी था, लेकिन हम पहले और अच्छे थे और डेमोक्रेटिक थे। आज हमारी डेमोक्रेसी को आप खत्म कर रहे हैं और अपने हमारे देश को दूसरे जैसा बनाने में लगे हुए हैं। यहाँ लड़ाई है, यहाँ चिंता है जी। और देखिए, ये कहना भी बिल्कुल वैसे ही ज्ञान है रुद्रा जी का कि भारत जैसी स्वतंत्रता कहीं नहीं है। अगर वो ये कहते हैं तो फिर अमेरिका में ये स्वतंत्रता है या नहीं है? यूरोपियन मुल्कों में ये स्वतंत्रता है या नहीं है? यहाँ इतनी स्वतंत्रता नहीं है जहां वहां पर खुलकर बोलने की स्वतंत्रता है। लोग सीधे सवाल करते हैं, सीधा वहां भी आंदोलन होते हैं। लेकिन है क्या कि जब आदमी एंटायर पॉलिटिकल साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति का मतलब प्रिंसिपल हो उस यूनिवर्सिटी का और वो उसका स्टूडेंट होगा, तो वो इसी तरीके के ज्ञान की बातें करेगा। जी प्रेम जी, मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा निकलना है। आज की चर्चा को यही विराम देने का वक्त। आप सबका बहुत बहुत आभार और आप सबसे आग्रह कि आप YouTube चैनल प्रणाम इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए और बने रहिए हर ऐसी चर्चा के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।